19 जुलाई को शाम करीब 6:45 बजे नीरज के मोबाइल पर उसके जीजा नितिन का फ़ोन आया, जिसमें उसने बताया कि मेरा और पारुल के बीच झगड़ा हो गया है, अब हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया है। इसके बाद फ़ोन कट गया। इतना सुनते ही नीरज परेशान हो गया कि जीजा यह किस तरीके की बातें कर रहे हैं। उसने महसूस किया कि फ़ोन करते समय जीजा की आवाज़ में घबराहट भी थी। नीरज जानना चाहता था कि ऐसा क्या हो गया जो उन्होंने इस तरीके की बातें कही। जानने के लिए उसने नितिन को फ़ोन लगाया, लेकिन किसी वजह से उन दोनों के बीच बात नहीं हो सकी। नितिन पत्नी पारुल और 4 साल की बेटी आयुषी के साथ नोएडा सेक्टर 120 स्थित प्रतीक लॉरियल अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर E402 में रहता था। बात गंभीर थी, इसलिए नीरज ने यह बात अपने पिता सुरेंद्र कुमार को फ़ोन करके बता दी और सुरेंद्र कुमार धीपरवाड़ा रेवाड़ी हरियाणा में रहते थे। रेवाड़ी से नितिन का फ्लैट बहुत दूर था। जल्द फ्लैट पर पहुंचना उनके लिए असंभव नहीं था, इसलिए उन्होंने भी दामाद से बात करने के लिए कई बार फ़ोन मिलाया, लेकिन किसी वजह से उनकी भी बात नहीं हो पाई और न ही बेटी पारुल से संपर्क हो सका। सुरेंद्र कुमार भी इस बात की चिंता कर रहे थे कि बेटी और दामाद में से किसी का भी फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है, आखिर बात क्या है। नितिन ने नीरज से फ़ोन पर जो शब्द कहे थे उसमें उन्हें अंदेशा हो रहा था कि कहीं उन लोगों के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। इस तरह की तमाम आशंकाएं उनके मन में भर गया था और मन में तरह तरह की बातें आ रही थी। नोएडा में सुरेंद्र कुमार के एक रिश्तेदार रहते थे। उन्होंने अपने उस रिश्तेदार को फ़ोन करके दामाद के फ्लैट पर जा करके वास्तविक स्थिति को पता लगाने के लिए कहा। उसी समय वह रिश्तेदार लॉरियल अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर E402 पर पहुंचा तो उसे वो फ्लैट वहां पे बंद मिला। फ्लैट में रहने वाले अधिकांश लोग अपने पड़ोसी तक से वास्ता नहीं रखते। ये तो लगभग हर शहर में ऐसे ही हालात हैं। वे केवल अपने काम से मतलब रखते हैं। तभी तो उस रिश्तेदार ने जब नितिन का फ्लैट बंद देखा तो उसने आसपास वालों से नितिन के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने कोई जानकारी नहीं दिया। घबराहट बढ़ रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि फ़ोन पे भी उन्होंने ऐसे शब्द कहे और फ्लैट पे भी कोई नहीं है। उस रिश्तेदार ने यही बात सुरेंद्र कुमार को फ़ोन करके बता दिया कि फ्लैट बंद है, बेटी और दामाद का फ़ोन नहीं मिल रहा है, सभी लोग कहीं चले गए हैं। यही सोचकर घर के सदस्य काफ़ी चिंतित थे। अब तक रात भी गहरा हो चुका था। ऐसे में उनके सामने रात भर इंतजार करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। उन्होंने सुबह होते ही नोएडा जाकर बेटी दामाद का पता लगाने का निश्चय किया और चिंता में उन्हें रात भर नींद भी नहीं आई। अगले दिन 20 जुलाई 2014 को सुरेंद्र कुमार अपनी पत्नी और बेटे के साथ नोएडा स्थित अपने दामाद के फ्लैट पर पहुंचे। उन्हें भी फ्लैट बंद मिला तो उन्होंने सोसाइटी के पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी। फ्लैट बंद और उसमें रहने वालों का कोई अता पता नहीं चलने पर यह मामला काफ़ी अब संदिग्ध लग रहा था। सोसाइटी के एक पदाधिकारी ने इसकी सूचना थाना नोएडा में सेक्टर 58 को दी। थाने में खबर मिलने के थोड़ी ही देर के बाद थाना प्रभारी चरण सिंह सेक्टर 120 स्थित प्रतीक लॉरियल अपार्टमेंट पहुंच गए। तब सोसाइटी वाले पुलिस को उसके फ्लैट तक ले गए जिसमें नितिन का परिवार रहता था। फ्लैट का दरवाज़ा बंद होने से पुलिस भी चौंकी। फ्लैट खोलना ज़रूरी था, उसके बाद नितिन और उसकी बीवी बच्चे का पता लग सकता था, इसलिए पुलिस ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी। वहाँ मौजूद लोगों की मौजूदगी में थाना प्रभारी ने नितिन के फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर घुसे तो उन्हें तेज बदबू का एहसास हुआ। फ्लैट का नज़ारा चौंकाने वाला था। ज़मीन पर बिछे गद्दे पर नितिन की 4 साल की बेटी आयुषी मृत पड़ी थी। नितिन का लाश देखकर सुरेंद्र कुमार और उनकी पत्नी जोर जोर से रोने लगे। बच्ची की लाश मिलने के बाद पुलिस नितिन और पारुल को ढूंढते हुए फ्लैट की लॉबी में पहुंची तो कुर्सी पर 28 वर्षीय पारुल की लाश मिली, लेकिन नितिन फ्लैट में नहीं मिला। दोनों लाशों से तेज बदबू आने से लग रहा था कि उनकी हत्या कई दिनों पहले की गई है। मौके पर चाकू और फर्श पर खून के धब्बे थे। पारुल के हाथ पर भी कटने के निशान थे। घटनास्थल की स्थिति से लग रहा था पारुल की हत्या
चाकू से की गई है और बेटी आयुषी का भी गला घोटा गया है। नितिन के गायब होने से सभी का अनुमान ये था कि यह सब उसी ने किया होगा। पारुल के माता पिता यह नहीं समझ पा रहे थे कि नितिन की घर गृहस्थी जब सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था तो ऐसी क्या बात हो गई कि उसने उनकी बेटी और नातिन को मार डाला। अपार्टमेंट में रहने वाले जिस किसी ने भी सुना वो फ्लैट नंबर E402 की तरफ दौड़े चले आए जहां 2 हत्याएं हुई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रतिंदर सिंह भी थोड़ी देर में मौका वारदात पे पहुंच गए। ऐसा लग रहा था हत्यारे ने पारुल की मर्जी से फ्लैट में एंट्री की थी और दोनों की हत्या करके आसानी से ताला बंद करके चला गया था। हत्यारा पारुल का ही कोई परिचित रहा होगा। चूँकि पारुल का पति नितिन गायब था, इसलिए पारुल के घर वालों को इस बात का शक हो गया कि उसी ने दोनों की हत्या की होगी। पुलिस ने मौके से जरूरी जो भी सबूत थे उसे इकट्ठा किए और दोनों लाशों का पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अपनी कार्रवाई में लग गई। हरियाणा के रोहतक के रहने वाले नितिन रोहिला की शादी सन 2008 में धीपरवाड़ा रोएवाड़ी के रहने वाले सुरेंद्र कुमार की बेटी पारुल से हुई थी। नितिन ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित यामाहा कंपनी में इंजीनियर था और पारुल आर्किटेक्ट की डिग्री ली हुई थी। उच्च शिक्षित पारुल और नितिन की गृहस्थी हंसी खुशी चल रही थी। शादी के कुछ दिन बाद पारुल एक बेटी की मां बनी जिसका नाम आयुषी रखा गया और बेटी के जन्म के बाद भी दोनों बेहद खुश थे। नितिन ने नोएडा सेक्टर 120 में प्रतीक लोरियर में एक फ्लैट किराए पर लिया था और वहीं पे अपने पत्नी और बेटी के साथ रह रहा था। पत्नी हाउसवाइफ थी, पति ड्यूटी पे जाते थे और पत्नी अपनी बेटी के साथ घर पे ही खुशी से रह रही थी। पुलिस नितिन रोहिला की तलाश में जुट गई। वह यामाहा कंपनी में नौकरी करता था। वहां जाकर भी पुलिस ने पता लगाने की कोशिश की तो ये पता चला कि 17 जुलाई को नितिन तबीयत खराब होने की बात कहकर ऑफिस से आने से मना कर दिया था। वह 16 जुलाई तक ऑफिस गया था। उसके बाद उसने कहा था कि तबीयत खराब है इसलिए वो ऑफिस नहीं आ सकता है। पारुल और आयुषी के शव को देख करके ऐसा लग रहा था कि उनकी हत्या 3-4 दिन पहले की गई है। कई दिनों से नितिन के ऑफिस न पहुंचने पर पुलिस का शक नितिन की तरफ और बढ़ गया और पुलिस मानकर चल रही थी कि हत्या करने के बाद वो फरार हो गया है। पुलिस ने उसके मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई, शायद उससे कुछ सुराग मिल सके। पुलिस नितिन की सरगर्मी से तलाश कर रही थी और रात 8 बजे पुलिस को खबर मिली कि ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर एक कार में आग लग गई है और सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड जब वहां पहुंची तो ये देखा कि कार आधी जल चुकी है और एक व्यक्ति उसमें मृत जला हुआ पाया गया है। सेंट्रो कार थी। सेंट्रो कार की जांच में पता चला कि यह कार ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 120 स्थित प्रतीक लोरियर अपार्टमेंट में रहने वाले नितिन रोहिला की है। स्थानीय पुलिस ने यह जानकारी सेक्टर 58 पुलिस थाने को दी और रात में ही थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे। लाश झुलस चुकी थी इसलिए पहचानने में मुश्किल आ रही थी। जब कार नितिन की थी तो इसमें जली लाश किसकी है यह बात कोई समझ नहीं पा रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं पत्नी और बेटी की हत्या करने के बाद नितिन ने अपनी जीवन लीला खुद ही खत्म कर ली हो। यह बात यकीन के साथ कही नहीं जा सकती थी जब तक कार में जली हुई लाश की शिनाख्त न हो जाए, पहचान न हो जाए कि आखिर ये लाश है किसकी। थाना प्रभारी चरण सिंह शर्मा ने नितिन रोहिला के घर वालों को बुलाया तो नितिन के भाई ने शिनाख्त किया कि ये लाश उसके भाई नितिन की है। इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और एक सैंपल डीएनए जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया गया ताकि किसी प्रकार का कोई शक नहीं हो कि ये लाश आखिर किसकी है। पुलिस भी यह मानकर चल रही थी कि ये कोई गहरी साजिश तो नहीं है जिसने उसने पत्नी और बेटी की हत्या करने के बाद खुद को बचाने के लिए किसी और को बलि का बकरा बना दिया हो। और नितिन को लेकर पुलिस असमंजस की स्थिति में आ गई थी। पारुल और उसकी बेटी आयुषी की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें बताया गया कि पारुल की हत्या गला दबाकर की गई थी और आयुषी की मौत भी सांस रुकने की वजह से हुई है और ये हत्याएं लगभग 16-17 जुलाई की रात की है।
नोएडा के जिस अपार्टमेंट में नितिन रहता था, पुलिस ने वहाँ जाके जांच की शुरुआत की तो पुलिस के पास नितिन के फ़ोन कॉल की डिटेल्स भी आ चुकी थी। और कॉल डिटेल्स के बाद अध्ययन से ये पता चलता है कि जिस रात पारुल और आयुषी की हत्या की गई, नितिन के फ़ोन की लोकेशन प्रतीक लॉरियल अपार्टमेंट की ही थी। अपार्टमेंट की लिफ्ट में लगे सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि पारुल और आयुषी फ्लैट से नहीं निकले थे। शाम के समय नितिन को ज़रूर फ्लैट में आते हुए देखा गया था। इसका मतलब है कि 16 जुलाई की शाम को नितिन फ्लैट में आया था। उस समय वह सूरजपुर स्थित अपने ऑफिस से वापस लौटा था और उसके ऑफिस से जब वापस आया तो भी पता चला कि वो 16 जुलाई को ड्यूटी करने के बाद वहाँ से 5 बजे निकला था। ऑफिस से वह शाम 6 बजे करीब अपने फ्लैट पर पहुँचता है और 17 जुलाई को नितिन ड्यूटी पे नहीं गया। उसने फ़ोन करके बता दिया था कि उसकी तबीयत खराब है। यानी कि 16 जुलाई की शाम को नितिन 7 बजे के करीब अपने फ्लैट से बाहर निकला था। यानी 16 और 17 जुलाई की रात को पत्नी और बेटी की हत्या करने के बाद वह 19 जुलाई तक लाशों के साथ ही फ्लैट में रहा और 19 जुलाई की सुबह 7:30 बजे फ्लैट से निकलने के बाद वो दोपहर 2:30 बजे तक सोसाइटी में घूमता रहा और उसी दिन शाम 6:30 बजे वह सीढ़ियों के रास्ते फ्लैट में पहुंचता है और 6:45 बजे करीब उसने अपने साले नीरज को फ़ोन करके कहा कि मेरा और पारुल के बीच झगड़ा हो गया है, अब हमारा सब कुछ ख़त्म हो चुका है। साले को फ़ोन करने के 17 मिनट के बाद नितिन लिफ्ट के जरिए बिल्डिंग से बाहर निकला और शाम 7:30 बजे ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क पहुंचता है। यह सारी जानकारी उसके फ़ोन के लोकेशन की जांच के बाद पता चला और इसके आधे घंटे के बाद वह 8 बजे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर सेंट्रो कार के जलने की खबर मिलती है। पुलिस यह समझ ही नहीं पा रही थी कि 16 से 19 जुलाई तक नितिन फ्लैट में रहकर आखिर करता क्या रहा, जबकि वहीं पर उसकी पत्नी और बेटी की लाशें पड़ी हुई थी। 19 जुलाई को फ्लैट से उसका बाहर आना और 7 घंटे बाद फ्लैट में वापस आने का यह संकेत मिल रहा है कि उसने लाशों को अपार्टमेंट से बाहर ले जाने का प्लान बनाया होगा, लेकिन चौकस सुरक्षा व्यवस्था को देखकर उसका प्लान चौपट हो गया। इसलिए वह 7 बजे के करीब अकेले ही वहाँ से चला गया है। नितिन के भाई ने भले ही जली हुई कार में मिली लाश की शिनाख्त नितिन के रूप में कर दी है, लेकिन पुलिस को अभी भी संदेह है। तभी तो उसने डीएनए जांच के लिए सैंपल भिजवाए हैं। अगर डीएनए जांच में इस बात की पुष्टि हो जाती है कि कार में मिली लाश नितिन रोहिला की ही थी, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि पत्नी और बेटी की हत्या करने के बाद नितिन ने भी सुसाइड कर लिया है। लेकिन यहाँ पे पुलिस को एक और शक है कि कहीं किसी दूसरे व्यक्ति को नितिन ने ला करके एक्सीडेंट में जला करके और ख़ुद को बचाने के लिए दूसरे व्यक्ति को नितिन बना करके ऐसा एक्सीडेंट करा दिया हो। पुलिस इस एंगल पे भी जांच कर रही है। और अगर डीएनए जांच रिपोर्ट नितिन के अलावा और किसी आदमी का निकलता है तो पुलिस के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। फिर उसे नितिन को तलाशना होगा और इसके बाद ही पता लग सकेगा कि उसने खुद को बचाने के लिए किस शख्स को अपनी कार में जलाया था। बहरहाल ये मामला काफ़ी पेचीदा हो चुका है और पुलिस इस मामले में लगी हुई है। जय हिंद, जय भारत।